सर एक बारी जो डाउट पिछली क्लास में कराया था उसका ब्रीफ समरी दे दो एक बारी। Okay, so this slide in front of you, this is the brief summary of the previous lectures. तो हमने इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा? इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक। और उसमें स्टार्टिंग हमने की थी फ्रॉम स्टोक्स लॉ, ओके। और स्टोक्स लॉ के टाइम पर ही हमने कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस T, इन दोनों के बारे में पढ़ा। If the interface is there by two refractive indices mu1 and mu2, then coefficient of reflection R is given by mu1 minus mu2 upon mu1 plus mu2. और इसमें mu1 ये पहले हमें वो रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से लाइट पास हो रही है, और mu2 इज द सेकंड मीडियम, ठीक। तो अगर रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन देन दिस विल बी mu2 minus mu1, और इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो R में एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक। स्टोक्स लॉ में हमने यही पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट माइनस साइन। उस माइनस साइन का मीनिंग था कि जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस या λ/2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाएगा, या तो उसे हम माइनस करेंगे या ऐड कर देंगे, ठीक। इसी तरह से ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट, उसके बारे में हमने देखा था कि वो सेम रहता है, ठीक। लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी दूसरे मीडियम तक जाए, चाहे mu1 से mu2 में जाए या mu2 से mu1 में जाए, ट्रांसमिटेंस कोएफिशिएंट सेम रहता है। तो R और T के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ये वाला केस रिफ्लेक्शन स्कीम में। तो जब लाइट रे किसी एक मीडियम पर इंसिडेंट होती है तो देयर में बी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, और हमने ये देखा था कि फर्स्ट टू लाइट रेज रिफ्लेक्शन के केस में केवल पहली दो लाइट रेज हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स लगभग सेम होते हैं, और उसके बाद बड़ी तेजी से एम्पलीट्यूड कम होते हैं। सो द इंटरफेरेंस हैपन्स ओनली बिटवीन फर्स्ट टू लाइट रेज इन रिफ्लेक्टेड स्कीम। ट्रांसमिटेड स्कीम में भी पहले दो का एम्पलीट्यूड बेशक सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है, लेकिन आगे जाने पर डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें भी हम केवल पहली दो लाइट रेज के इंटरफेरेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। अब अगेन विजिबिलिटी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो विजिबिलिटी एम्पलीट्यूड्स के रेशो के फॉर्म में दी हुई थी, एंड विजिबिलिटी वाज मैक्सिमम ऑफ द इंटरफेरेंस और द कंट्रास्ट वाज मैक्सिमम फॉर द रेशो 1, ठीक है। एम्पलीट्यूड्स का रेशो जब 1 होगा तब विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। So in that case, visibility by this scheme, reflected scheme, is more than the visibility by refracted scheme, transmitted scheme. ये दोनों पढ़े। अब हमने इनका पार्ट डिफरेंस फाइंड किया, पार्ट डिफरेंस के लिए फॉर्मूलाज ड्राइव किए। तो इस केस में और इस केस में दोनों में ही पार्ट डिफरेंस, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस 2 mu d cos r आया था, वेयर r is angle of refraction and d is the thickness of the film and mu is the refractive index of the film, ठीक। इस केस में एक λ/2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, यहाँ इस वाले केस में λ/2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ था। सो दीज वर द कंडीशंस। तो इसमें ये कंडीशन थी, यहाँ के केस में ये वाली कंडीशन थी फॉर मिनिमा, और दिस कंडीशन वाज फॉर मैक्सिमा, और इस केस में दिस अपर कंडीशन इज दे फॉर मैक्सिमा एंड दिस फॉर मिनिमा। तो ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स थी। जो कंडीशन ये रिफ्लेक्टेड स्कीम में मिनिमा की है वो रिफ्रैक्टेड स्कीम में मैक्सिमा की है। तो इसलिए इन दोनों को हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी बोला था कि दीज टू स्कीम्स ऑफ इंटरफेरेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये था हमारा पिछला लेक्चर। तो अब बताओ और कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है नो सर। बुक में देखा था कि मतलब ऐसे डायरेक्टली बता रखा था उसमें, ये जो ट्रायंगल हमने प्रूव करे थे कॉन्ग्रुएंट वो नहीं बताए थे, तो फिर ये क्यों प्रूव करना जरूरी है इसमें? उसमें जो बताए थे उसमें तरीका अलग था, ठीक। ये भी तरीका है। तो देयर आर टू मेथड्स, एक उस मेथड से भी कर सकते थे और इसमें इससे भी कर सकते थे। मुझे ऐसा लगा कि ये वाला मेथड थोड़ा सा इजियर होगा, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यहाँ पे इंक्लूड करा दिया। अगर तुम्हें वो जो डेरिवेशन का तरीका दिया है अगर वो इजी लगता हो देन गो विद दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। कुल मिला के Yes. हमारा जो रिजल्ट जो आता है उसके उसे डिराइव करने के तरीके हैं वो टोटली ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीका है, इसमें थोड़ी ज्योमेट्री भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि ज्योमेट्री थोड़ी आसान रहेगी, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया।
तो अगर तुम्हें उसमें आसानी लगती है तो उसे भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जो भी आए दोनों में से किसी का भी यूज करो, आर द सेम थिंग। ओके सर। ठीक है, तो डेरिवेशन इसलिए जरूरी है कि जिससे तुम्हें याद बना रहे। ठीक, कभी कभी हमें याद नहीं रहता तो उस डेरिवेशन के थ्रू हम पहुंच जाते हैं उसी अपने रिजल्ट तक, इसलिए। ठीक है ना, और कोई बात तो नहीं? और कोई क्वेश्चन हो किसी का? एंड इफ नो देन वी लेफ्ट आवर प्रीवियस क्लास एट एन एप्लीकेशन थी इन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। ठीक, तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग पर हम वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वहीं से तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में हम करते क्या हैं, या नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग में हमारे पास एक ग्लास होता है। सपोज लाइट यहाँ से आ रही है, उसका कुछ पार्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जाएगा। हम चाहते हैं कि बाहर वापस कोई पार्ट ना जाए। ठीक, लेकिन उसे खत्म क्योंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है तो कुछ ना कुछ पार्ट जरूर जाएगा, रिफ्लेक्ट जरूर होगा। तो उसके लिए हम एक तरीका ये अपना सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो पार्ट जाएगा रिफ्लेक्ट होके जाने दो, लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जो भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो वो सब आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, जिससे कि उनकी इंटेंसिटी 0 हो, और बस इसका मतलब ये होगा कोई पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक, इन एज ए रिजल्ट। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर एक कोटिंग अप्लाई करनी होती है, थिन फिल्म अप्लाई करनी होती है। और वो थिन फिल्म कैसी हो, उसके दो ही प्रॉपर्टी हैं। एक तो वो थिन फिल्म किस मटेरियल की हो, मींस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, हमें ये फाइंड करना है। दूसरा उसकी थिकनेस कितनी हो, ये फाइंड करनी है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम। ठीक, अच्छा, अब रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करे। मतलब हमने यहाँ पर एक थिन फिल्म लगाई, सपोज इसकी थिकनेस डी है। लाइट रे नंबर 1 इस पे इंसिडेंट होती है, ये स्प्लिट होती है लाइट रे नंबर 2 एंड 3 में। 2 इज रिफ्लेक्टेड, 3 इज रिफ्रैक्टेड। 3 अगेन ग्लास से रिफ्लेक्ट होती है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो हमारे काम का ये है, जो रिफ्लेक्ट होता है 4 नंबर और ये वापस जाता है 5 नंबर लाइट रे में, हमें कुछ ऐसा करना है, डी और म्यू को इस तरह का चूज करना है जिससे कि 2 एंड 5 नंबर लाइट रेज इंटरफेयर करें डिस्ट्रक्टिवली। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि इनके एम्पलीट्यूड सेम हो। ठीक, जिससे कि पूरी तरह से डार्कनेस आए इनके थ्रू। दूसरा ये कि इन दोनों का पार्ट डिफरेंस λ/2 हो। ठीक, तो हम एक एक करके इन दोनों कंडीशंस की बात करेंगे। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, ठीक, या फिर ये इन दोनों के बीच का जो एम्पलीट्यूड डिफरेंस है वो मिनिमम हो। तो उसके लिए देखते हैं, सपोज ए इज द रिफ्रैक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रे नंबर ए। ठीक, लाइट रे नंबर 1 में एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट ए आई। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड A2, A5, A3 एंड A4 ऑब्वियस है। तो हमें मालूम करना है A2 कितना होगा। सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फिल्म म्यू एफ है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है। देन व्हाट इज म्यू टू? म्यू टू इज ए आई मल्टीप्लाई बाय आर। एंड व्हाट इज आर? आर इज म्यू ए माइनस म्यू एफ डिवाइडेड बाय म्यू ए प्लस म्यू एफ। म्यू ए दिस, म्यू एफ इज दिस। ठीक है ना, गलत तो नहीं लिखा कुछ? हाँ, ये सबस्क्रिप्ट नहीं हो पाया बाय चांस, तो इसे सबस्क्रिप्ट पढ़ना, ए आई मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है ना, गलत तो नहीं किया मैंने? गलत करूं वहां बता देना, रोक देना। Then A3 is what? A3 is AI multiplied by T, and T is what? T is mu A यहाँ से multiply by 2 twice of mu A divided by mu A plus mu F. T is this. ठीक, तो अगर R हमारे पास इतना गिवन है, then 1 minus R square then under root करें तो ये आएगा। इसमें ये सपोज किया है कि म्यू ए और म्यू एफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो होना यह चाहिए था 2 अंडर रूट ऑफ म्यू ए इंटू म्यू एफ। ठीक है, तो जिसे हमने म्यू ए डायरेक्टली लिख दिया है। अच्छा, तो 3 नंबर का हमें एम्पलीट्यूड पता पड़ा। 4 नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 4 का एम्पलीट्यूड होगा A3 मल्टीप्लाई बाय आर। A3 तो यही है, और R क्या होगा यहाँ के लिए? यहाँ के लिए R होगा म्यू एफ माइनस म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एफ प्लस म्यू जी। ये है वाला इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस चेंज हो गया। यहाँ पर R कुछ और था, यहाँ पर R कुछ और है। ठीक, तो 4 नंबर लाइट रे का एम्पलीट्यूड पता पड़ा। अब 5 नंबर लाइट रे का एम्पलीट्यूड क्या होगा? T, यहाँ वाला जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है दैट मल्टीप्लाई बाय A4। ठीक है, A4 इज दिस होल,
this whole multiply by transmission coefficient 2 mu f divided by mu a plus mu f. ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, केवल r और t का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब कंडीशन है कि A2 और A5 इन दोनों में डिफरेंस ना हो ज़्यादा, ये दोनों लगभग सेम हो। तो चलो हम इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। A2 इक्वल टू A5, A2 तो ये था, A5 ये है होल, दोनों को इक्वल रखा, AI से AI कैंसिल हुआ, अगेन म्यू ए प्लस म्यू एफ ये ट्वाइस ऑफ म्यू ए, तो ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 1 के आसपास ही होगी, तो इसे हम नलीफाई कर सकते हैं, इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं। इसी तरह से ये 2 म्यू एफ डिवाइडेड बाई म्यू ए प्लस म्यू एफ, इसकी वैल्यू भी 1 के आसपास ही होगी। ठीक, तो इन दोनों को हम हटा देते हैं, इसे इन दोनों को 1 मान लेते हैं। ठीक, अच्छा अब बचा हमारे पास क्या, ओनली दिस थिंग एंड दिस थिंग, ए आई से आई कैंसिल हो गए। ये है कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो A2 और A5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट बहुत होगा इंटरफेरेंस का। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, अगेन इनमें से जो टर्म सेम है उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये वाला टर्म और इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। देन विल गेट दिस कंडीशन और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन। ठीक है, ये सिंपल डेरिवेशन है, अगर कोई पूछे तो इस तरह से हम बता सकते हैं इसे। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म एंड दिस इज क्या कहते हैं इसे, अंडर रूट ऑफ म्यू जी एंड म्यू ए। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। अच्छा, अब इसमें एक बात ये और देखते हैं कि अगर इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देन म्यू एफ विल बी ग्रेटर देन म्यू ए एंड म्यू एफ विल बी लेस देन म्यू जी। मीन्स यहाँ से जो ए आई लाइट आ रही है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि ये एयर से किसी मीडियम में जा रही है। अगेन ये जो A3 है इसका रिफ्लेक्शन भी डेंसर मीडियम से ही हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। तो ये दोनों ही लाइट रेज डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ लैम्डा बाई 2 यहाँ से भी आएगा, लैम्डा बाई 2 यहाँ से भी आएगा, एंड देयर विल बी लैम्डा पार्ट डिफरेंस, लैम्डा एक्स्ट्रा क्रिएट होगा जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, लैम्डा पार्ट डिफरेंस कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। लैम्डा बाई 2 अगर पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आता तो वो जरूर मिनिमा को मैक्सिमा बना सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पार्ट डिफरेंस इन दोनों का फाइंड करें, दैट विल बी 2 म्यू डी कॉस आर, डी इज थिकनेस ऑफ दिस, and that will be equal to lambda by 2 if we wish them to interfere destructively. ठीक है, तो पहली कंडीशन जिसमें एम्पलीट्यूड सेम था उसे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता पड़ा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाए। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस इज 2 म्यू डी कॉस आर एंड दिस इज लैम्डा बाई 2, क्योंकि हमें डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कराना है 2 और 5 को। ठीक है, और अगर इस टाइम पर ये आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर इस लाइट रे नंबर 1 को नॉर्मली इंसिडेंट कराएं, क्योंकि होता क्या है, हम जब किसी कोई ग्लास पहने हुए हैं तो ग्लास पर जनरली हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही देखते हैं। ठीक है, तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर विल बी 0, cos r will be 1, so this d will be lambda by 2 divided by twice of mu, means lambda by 4 mu. ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन से हमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स पता पड़ी थिन फिल्म की, जो कि नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग होगी। क्या है कंडीशंस, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों एयर और ग्लास इन दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस के मल्टीप्लाई का अंडर रूट होना चाहिए। सेकंड इज द थिकनेस ऑफ दैट कोटिंग शुड बी लैम्डा बाय 4 म्यू। बस, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट लाइट का यूज करते हैं जनरली हम, और व्हाइट लाइट में लैम्डा तो बहुत सारे हैं, तो कौन सा लैम्डा लें यहाँ के लिए, तो हम लैम्डा ले सकते हैं जिसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव हैं। ठीक, आंखें जनरली सेंसिटिव होती हैं सेंट्रल ग्रीन और रेड के लिए होती हैं, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जनरली हम ग्रीन और रेड में से या फिर सिंपली ग्रीन का वेवलेंथ लैम्डा चूज करते हैं अपने ग्लास को एंटी रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ बाकी जो लाइट रेज हैं उसके आसपास की, उनके लिए पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो काफी डिस्ट्रक्टिव होगा, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, और इसीलिए वो कुछ कलरफुल दिखाई देता है, जिसमें भी एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है वो कलरफुल दिखाई देता है, ग्रीनिश वो ब्लूइश दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये जो कंसेप्ट था, ये एप्लीकेशन थी, ये क्लियर है? अर्श, अर्श, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें बात करनी है वेज शेप्ड फिल्म की। ठीक, तो वेज शेप्ड फिल्म का, वेज का मतलब है कि दोनों जो भी हमारी ट्रांसपेरेंट फिल्म है, ठीक, थिन फिल्म जिसके हमने बोला था, वो पैरेलल नहीं है। अभी तक हमने दोनों फिल्म पैरेलल ली थी। तो वेज शेप्ड फिल्म का मतलब होगा ये दोनों जो फिल्म है वो पैरेलल नहीं है, और उसमें कोई एक छोटा सा एंगल बनता है, एंड दैट एंगल इज वेज एंगल। हम उसे अल्फा कॉल करते हैं, एंड दैट वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी लेस। ठीक है, और बहुत कम का मतलब है वो लेवल, वो अल्फा की वैल्यू कुछ मिनट्स में होगी। डिग्री का 60th पार्ट इज मिनट, एंड मिनट का 60th पार्ट इज सेकंड। ठीक, फ्यू मिनट्स और सब मिनट, ठीक, फ्यू सेकंड्स तक इसकी वैल्यू हो सकती है, इतनी कम हो सकती है। ठीक, और ये कब होती है? जैसे तुमने सबसे पहली वाली स्लाइड में देखा था सोप बबल। तो सोप बबल ऊपर की तरफ थिन होता है और साइड में थिक होता है, तो वो एक वेज शिफ्ट फिल्म बनाता है। ठीक, अच्छा, तो क्या करना है हमें? लाइट रे नंबर वो ए ई, दिस लाइट रे इंसिडेंट होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, ये रिफ्लेक्ट होती है बी आर में, और रिफ्रैक्ट होकर बी सी, देन सी डी, देन डी आर वन, ये दो लाइट रेज आते हैं। ये दोनों डेफिनेटली पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन जब भी हमारी आंखों में जाएंगे, आंखों में लेंस है और उन दोनों को ये कॉन्सेंट्रेट करेगा और वहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा देगा। ठीक, तो ये दोनों लाइट रेज इंटरफेयर करेंगे। हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, या फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द इंटरफेरेंस बिटवीन दीज टू लाइट रेज विल बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इसके लिए पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। तो केवल हमें पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो उससे पहले हम इस फिगर को एक बार देखते हैं कि क्या है। इस फिगर में अल्फा इज वेज एंगल, दिस इज वन सरफेस, दिस इज अनदर सरफेस। ठीक, अच्छा, ये एंगल ऑफ वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, दिस इज परपेंडिकुलर ऊपर वाली सरफेस के लिए, एंड दिस इज परपेंडिकुलर नीचे वाली सरफेस के लिए। तो अगर ये दोनों सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच का एंगल, आई थिंक दैट विल आल्सो बी अल्फा। जब दो लाइट रेज जो भी एंगल बनाती हैं, उनसे उनसे परपेंडिकुलर लाइट रेज भी सेम ही एंगल बनाते हैं। सो एंगल बी क्यू सी, दिस एंगल, दिस विल आल्सो बी अल्फा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देन दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर से एंगल बनाया है। तो ये पूरा ट्रायंगल, इसमें दिस इज आर, दिस इज अल्फा, देन दिस मस्ट बी आर प्लस अल्फा। एक्सटर्नल एंगल है किसी ट्रायंगल का, वो दोनों दूर वाले एंगल के एडिशन का इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज सिंपल ज्योमेट्री। ठीक, मैं ज्योमेट्री के साथ सिंपल भी लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सिंपल लगे तो अच्छी बात है। ओके, अगर ये एंगल आर है, आर प्लस अल्फा है, और हम एक काम करते हैं, ये जो लाइट यहाँ से जो बाहर निकल रही है, इससे लोअर सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और आगे तक एक्सटेंड करते हैं। ये जो लाइट रे है, इसके अंदर बी सी, इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और ये दोनों एक्सटेंशंस पी पर मैच करते हैं। ठीक, अब पी पर क्या होगा? ये लाइट रे, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, ये लाइन ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये तीसरी लाइन ने कट कर रही है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी द सेम। ठीक है, अगेन ये एंगल अगर आर प्लस अल्फा है, तो ये एंगल भी आर प्लस अल्फा होगा। अगर ये आर प्लस अल्फा है, तो ये एंगल भी आर प्लस अल्फा होगा। सही है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझना है तो बोल देना रिपीट करने के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं ये दो ट्राइंगल सी डी जे एंड सी जे पी। ठीक है, इन दोनों में ये तो कॉमन है, सी जे इज कॉमन। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम, और ये तो परपेंडिकुलर था, इसलिए दोनों 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुए, देन डी जे शुड बी इक्वल टू जे पी एंड सी डी शुड बी इक्वल टू सी पी। तो जब भी हमें सी डी को ऐड करने की जरूरत होगी, हम डायरेक्टली सी पी को ऐड कर लें। ठीक है, एक काम और भी किया है यहाँ पर, वो ये कि इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस फाइंड करना था। तो पॉइंट डी से ये वाले जो लाइट रे है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल
I हो जाएगा, ये this is I, this is I, this is 90 minus I, this is 90, so angle FDB, this will be I. ठीक, इसी तरह से D से इस लाइट रे BC, इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल R है, ठीक, ये 90 माइनस R होगा, तो ये भी R हो जाएगा। सो ये है हमारा फिगर, इसमें ये दोनों एंगल I और R हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, एंड बाय चांस हमने DJ को स्मॉल d सपोज किया है, ठीक, ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास होते हैं, तो ये थिकनेस, इसे हम थिकनेस ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, तो अगर ये d है तो ये भी d होगा। तो ये फिगर क्लियर है सबको या नहीं? किसी को क्लियर ना हो तो बता देना, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर हम इस फिगर को समझ चुके हैं अच्छे से, देन वी कम टू द डेरिवेशन ऑफ पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू लैटरीज, ठीक, चलो ये था हमारा फिगर। तो पार्ट डिफरेंस कितना है? पार्ट डिफरेंस है BC प्लस CD माइनस BF, ठीक है, सो दिस इज द पार्ट डिफरेंस। ये मीडियम के अंदर था तो म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एयर में था तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। अच्छा, ये जो CD है वो BC इसे हमने BE प्लस EC लिख दिया, ठीक, अभी इसका फायदा होने वाला है, बस इसलिए फायदा क्या होने वाला है वो देखते हैं। देखो ये है I और ये है परपेंडिकुलर, तो व्हाट इज साइन I? साइन I इज BF डिवाइडेड बाय BD, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से साइन R क्या है? BE डिवाइडेड बाय BE डिवाइडेड बाय BE, ठीक है ना, साइन R परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और देन म्यू इज गिवन बाय साइन I अपॉन साइन R, तो अगर डिवाइड करते हैं देन वी गेट म्यू इक्वल टू BF बाय BE, ठीक है, एंड देन दिस BF दिस शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स BE। तो इससे फायदा ये हुआ है इसे ब्रेक करने का कि अब यहाँ पर म्यू टाइम्स BE से ये वाला टर्म कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस विल बी म्यू टाइम्स CE, ये दिस CE प्लस CD केवल, ठीक है ना यहाँ तक। और अगर ऐसा है तो हमने अभी पहले देखा था CD तो CP के इक्वल है, और ये इसके परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अब हम बात करते हैं इस पूरे ट्रायंगल की EDP की, इसमें ये एंगल है R प्लस अल्फा, हाइपोटेन्यूस है D प्लस D 2D, तो ये EP क्या होगा? दिस 2D cos ऑफ R प्लस अल्फा सिंपली, और म्यू का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है। सो द part difference between these two light rays will be equal to 2 mu d cos R plus alpha, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन, ये छोटा था क्योंकि हमने ज्योमेट्री के बारे में पहले देख लिया था, दैट्स व्हाई दिस ज्योमेट्री इज सिंपल। ये क्लियर है या नहीं? किसी को क्लियर ना हो तो बताओ। अब है रवि? यस सर। ठीक, तो चलो, तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस तो इतना आया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी है, वो ये कि ये वाली लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पे λ/2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आएगा। ऐसे ही ये वाली लाइट रे रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो यहाँ से λ/2 का पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। सो टोटल पार्ट डिफरेंस विल बी दिस 2 mu d cos R प्लस अल्फा प्लस माइनस λ/2, या तो ऐड कर दें या माइनस कर दें, बोथ आर द सेम। और अगर ये टोटल पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल हुआ देन दिस विल गिव यू द मैक्सिमा, ठीक, और इसे रीअरेंज करें अगर तो आ जाता है 2 mu d cos R प्लस अल्फा इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, वेयर n इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये पूरा अगर n प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल हो तो मिनिमा आती है, एंड दैट गिव्स यू 2 mu d cos R प्लस अल्फा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, वेयर n इज 1 2 3। तो वैसे फिल्म और जो पैरेलल फिल्म थी दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि वेज एंगल यहाँ पर ऐड हो गया है, पहले था 2 mu d cos R इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा मैक्सिमम के लिए, लेकिन अब यहाँ पे अल्फा आ गया है, अल्फा इज वेज एंगल। तो इस वेज एंगल का और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और दूसरी चीजें क्या मिलेंगी, ये और देखना है। अगर ये सब क्लियर हो तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है?
तो आगे सर बढ़ एक बार और बता दीजिए ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस सेकंड वाला। यहाँ से नहीं नहीं नीचे। तो ये हाँ अच्छा देखो, तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस ये तो सही था, म्यू इंटू सीई प्लस सी डी। ठीक, वो कैसे आया था, ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गया था, ये तो सही था ना यहाँ तक। यस सर यस। अच्छा, अब हमें निकालनी है डिस्टेंस ई सी प्लस सी डी, ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों का एडिशन। और इससे पहले हमने देखा था कि ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कंग्रुएंट थे, मींस सी डी वॉज इक्वल टू सी पी। ठीक है, तो अब यस ई सी प्लस सी डी का मतलब होगा ई सी प्लस सी पी और सिंपली ई पी। ठीक है, तो ये पूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है ईपी की। अब कैसे निकालें, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज ईडीपी, जिसमें ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का एंगल है और ये डीपी ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल इज बेस। यस सर ठीक है, ओके। तो हाइपोटेनियस तो डी प्लस डी ट्वाइस ऑफ डी था, तो 2d cos r प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय दिस म्यू, 2 म्यू डी cos r प्लस अल्फा। ओके सर। ठीक है, तो इस यस ये वाला डेरिवेशन ध्यान रखना। वीडियो तो मुझे लगता है तुम्हारे पास होगा ही, आ ही जाएगा, तो ध्यान रखना क्योंकि ये डेरिवेशन बुक में नहीं है, एनकेएमआर में नहीं है, और मुझे लगता है तुम्हारे पास एक दूसरी बुक एक और भेजी है, उसमें होगा ये डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक वो मैक्सिमा या मिनिमा बना, सपोज मैक्सिमा बना, तो उसके बाद कितनी देर के बाद, कितनी डिस्टेंस के बाद दूसरा मैक्सिमा बनेगा, हमें इस फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए सपोज दिस इज अ वेज शेप्ड फिल्म जिसका वेज एंगल अल्फा था, एंड हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देखते हुए इस थिकनेस, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमें एक मैक्सिमा फाइंड होती है। सपोज डिस्टेंस एट दिस पॉइंट इज डी, thickness of the film at this point is d, and distance from the edge is xn। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में रिलेशन होगा d इक्वल टू एक्स एन टेन अल्फा। ठीक है, इसका यूज करने वाले हैं बस। कैसे, हमने क्या सपोज किया था, सपोज यहाँ पर nth मैक्सिमा मिलती है। ठीक, तो nth मैक्सिमा के लिए कंडीशन इज व्हाट, 2 म्यू डी cos r प्लस अल्फा इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा। ठीक, nth मैक्सिमा, और फ्रिंज विड्थ का मतलब है किसी भी मैक्सिमा से अगली वाली मैक्सिमा तक के डिस्टेंस, तो n प्लस फर्स्ट मैक्सिमा, इसके लिए भी हमें मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज एक्स एन इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा, वो nth मैक्सिमा, एंड एक्स एन प्लस वन इज द डिस्टेंस फॉर n प्लस वंथ मैक्सिमा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस विल बी द फ्रिंज विड्थ। तो बीटा को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन से। कंडीशन ये है। ठीक, और हमें ये फाइंड करना है, कैसे करें, सिंपली डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो डी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, देन दिस विल बी 2 म्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड टेन अल्फा आर कॉस आर प्लस अल्फा, दिस थिंग इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिंपली डी की वैल्यू पुट किया 2 म्यू डी कॉस आर प्लस अल्फा में, और n प्लस वन मैक्सिमा होगी तब क्या होगा, तो x n प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ n की जगह पर यहाँ प्लस वन और आ जाएगा। तो फॉर n प्लस वन मैक्सिमा द कंडीशन विल बी दिस। ठीक है, n प्लस वन प्लस हाफ, तो n प्लस थ्री बाई टू। बस, अब इन दोनों से हमें डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। चलो इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, देन वील गेट दिस थिंग 2 म्यू टेन अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा सेम रहेगा, और एक्स एन प्लस वन में से एक्स एन माइनस हो जाएगा, और यहाँ n प्लस थ्री बाई टू और n प्लस हाफ सिंपली बचेगा लेमडा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर नहीं देन व्हाट इज बीटा, बीटा इज एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, एंड दैट इज लेमडा डिवाइडेड बाय 2 म्यू एंड टेन अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा। ये हुआ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज स्पेसिंग। तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये फॉर्मूला, लेमडा अपॉन 2 म्यू टेन अल्फा कॉस आर प्लस अल्फा। ठीक, तो चलो
इसी फॉर्मूला की बात करते हैं। ये लग रहा है बड़ा, तो देखते हैं कितना क्या हो सकता है इसका। तो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि नॉर्मल इंसिडेंस की ही जनरली हम बात किया करते हैं। तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर विल बी 0। तो अगर आर 0 हो गया तो ये भी कॉस अल्फा हो गया, ये टेन अल्फा हो गया। टेन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज साइन अल्फा, तो ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा लैम्डा बाय 2 म्यू साइन अल्फा। ठीक, लेकिन अल्फा के बारे में हमने पहले बोला था, अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू अल्फा। छोटा सा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। एंड फॉर एयर फिल्म म्यू इज 1, तो बीटा इज लैम्डा बाय 2 अल्फा, और सिंपली किसी मीडियम के लिए 2 म्यू अल्फा। ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं ऐसे। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, तो अगर ऐसा ये सब क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये वेज शिफ्ट फिल्म ये आती कहाँ है? ऐसी फिल्म, ऐसी ट्रांसपेरेंट फिल्म जो एक तरफ पतली हो, दूसरी तरफ उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, वो तुमने एक्सपेरिमेंट में देखी थी, तुम्हारे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में आई थी। ठीक, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में, जिसमें एक ग्लास प्लेट नीचे रख दी थी बेस पर, इसके ऊपर एक लेंस रखा था, और वहां पर ऐसी ये एयर फिल्म बन रही थी जिसमें सेंटर पे थिकनेस कम थी और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जा रही थी फिल्म। एंड दिस इज वेज शिफ्ट फिल्म। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि इसमें एक सर्कुलर सिमेट्री है, मतलब इस जो चारों तरफ इसकी फिल्म बनी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के चारों तरफ सपोज लेंस रखा था, बीच में यहाँ पर टच हो रहा था और चारों तरफ धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। ठीक, तो इसकी थिकनेस एक सर्कल में सेम रहती है। ठीक, एंड दिस इज द वेज शिफ्ट फिल्म। और इससे होता ये है, थिकनेस लगातार धीरे धीरे बढ़ती है, और जो कंडीशन है, जो भी पार्ट डिफरेंस के लिए कंडीशन है, वो सेम रहती है एक सर्कल में, और इसीलिए इस सर्कल जो भी हमें फ्रिंजेस मिलती हैं वो सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं। उन फ्रिंजेस को, सर्कुलर फ्रिंजेस को बोलते हैं न्यूटन रिंग। ठीक, तो ग्रेजुअली डार्क रिंग, ब्राइट रिंग, डार्क रिंग, ब्राइट रिंग, ये चेंज होते जाते हैं रेडियस के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो ये तुमने पहले पढ़ा था अपने एक्सपेरिमेंट में, और मैंने बोला था कि इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन आएगा, सो दैट एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डिराइव। ठीक, तो उसके लिए करते क्या है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। ये थी हमारी एक फिल्म, और इसमें सपोज ये जो लेंस था, लेंस का जो कर्व्ड पार्ट था, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, आर। ठीक, ये बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और जो वेज एंगल होता है यहाँ पर, ये बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ तो टच करना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लगभग पैरेलल होंगे, यहाँ पे वेज एंगल 0 है, और वेज एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यहाँ वेज एंगल ज्यादा होता है, यहाँ वेज एंगल कम होता है, तो थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है ये, वेज एंगल भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो अब ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस निकालना है। ठीक, वही तरीका, लाइट रे आई, लाइट रे यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, लेकिन वो हमारे इंटरफेरेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, या फिर इसमें एम्पलीट्यूड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो लाइट रे है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो होगा ये, लाइट रे अंदर जाएगी, जो ट्रांसमिट होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और कुछ लाइट रे ट्रांसमिट होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, केवल इन दोनों के बीच में एक इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। ठीक, और वो भी केवल तब तक जब तक ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है, थिन फिल्म बनी रहे। ठीक, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो लाइट रे जा रही है और यहाँ से वापस जा रही है, उनके बीच में भी इंटरफेरेंस हो जाए, नो, क्योंकि फिर एयर फिल्म ये वाली थिक हो जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये थिन है तब तक इन दोनों लाइट रेज के बीच में इंटरफेरेंस होगा, और हमें मालूम करना है कि इन दोनों के बीच इंटरफेरेंस कैसा होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो वो हम पहले मालूम कर चुके हैं, पार्ट डिफरेंस। तो लाइट रे नंबर 1 एंड 2, इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है, दैट इज 2 म्यू डी कॉस आर प्लस अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2। हमने पहले ही देख लिया है वेज शिफ्ट फिल्म के लिए। ठीक, लेकिन म्यू क्या है, म्यू तो 1 है, ये एयर फिल्म है, तो म्यू इज 1। अच्छा, अगेन हम कुछ इस तरह से ऐसे इंसिडेंट कराते हैं कि 90 डिग्री पर इंसिडेंस हो, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आर इक्वल टू 0, और अल्फा बहुत छोटा होता है। तो ये सब आता है 2 म्यू 1 हो गया, 2 इंटू डी कॉस आर, आर तो 0 है, कॉस अल्फा हो गया, अल्फा बहुत छोटा है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 इफ अल्फा इज वेरी लेस। तो ये पूरी पूरी कंडीशन
ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस छोटा सा आ जाता है 2 into d simply plus lambda by 2, 2d into lambda by 2d plus lambda by 2, where d is what, d is the thickness of the film at this point. ठीक, और ये d सेम है सर्कल में, यहाँ जितनी d है उतना d यहाँ पर भी होगा, ठीक, और इसके दूसरी तरफ अगर ये 3D नहीं है बाई चांस, ठीक है, 3D में चारों तरफ सेम रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है ना, इतना लंबा सा एक्सप्रेशन छोटा हो गया। अगर ये ठीक है देन इंटरफेरेंस, इन दोनों के बीच का इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा प्रोवाइड कराएगा इफ दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड दिस, इफ दिस इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, तब डार्क फ्रिंज होंगी, मिनिमा होगा। और ये कंडीशन चेंज होती है 2d इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा में, वेयर एन इज 1 2 3, और ये कंडीशन चेंज होती है 2d इक्वल टू एन लैम्डा में, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के लिए ये कंडीशन और ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन, मींस जो भी लैम्डा हमने यूज किया है अगर उसके वो लैम्डा इसे फॉलो करता है, इस थिकनेस का डबल अगर लैम्डा के मल्टीपल इंटीजर होता है देन विल गेट डार्क फ्रिंज, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मिनिमम वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, होनी तो नहीं चाहिए थी, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो ये है, ठीक, हमें लेकिन डी तो पता नहीं है ना, हमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डी कौन मेजर करेगा। दो, एक लेंस और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है वो प्लेट के अंदर नीचे रख, प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें, यहाँ कोई स्क्रू गेज या कोई वर्नियर कैलिपर्स वर्क नहीं करेगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, इन कंडीशंस को मॉडिफाई करते हैं, और उसके लिए हम आते हैं अपने ओरिजिनल फिगर पर। ये लेंस है, ये प्लेट है, और सपोज यहाँ पर हम व्यू कर रहे हैं, सपोज यहीं पर कोई जो जैसी भी रिंग है उस रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस, ये सेंटर यहाँ पर होगा जहाँ पे दोनों टच कर रहे होंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस सपोज आर है, दिस इज द रेडियस, रेडियस से आर ले लिया है, इस रिंग की रेडियस होगी आर, ठीक। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसे एक्सटेंड करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है ये जो लेंस है जिस स्फीयर का हिस्सा है, तो इसे पूरा कर लेते हैं पहले, इसे पूरा किया, ठीक, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, या सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, या सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। सपोज यहाँ पर nth रिंग फॉर्म होती है और उसकी डिस्टेंस सेंटर से आर एन है, या फिर उसकी रेडियस सिंपली आर एन है nth रिंग के लिए, और यहाँ पर जो वो फिल्म है, फिल्म विथ डी एन है, जो कि चेंज होगी, पास आएंगे तो कुछ और होगी, आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगी। हमें डी एन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, आर एन तो हम मेजर कर सकते हैं, ऊपर से देख रहे हैं, माइक्रोमीटर एक लेंगे उससे मालूम कर लेंगे, ठीक। डी एन कैसे निकालें, तो अब हम आते हैं दोबारा से एक ज्योमेट्री पर। हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, मुझे लगता है 7th 8th में पढ़ी होगी तुमने। एक सर्कल, अगर एक सर्कल की दो कॉर्ड्स हम ड्रॉ करें, एक कॉर्ड है डी ओ और दूसरी कॉर्ड है यहाँ पर एल एल डैश या फिर क्यू पी, ठीक है, क्यू पी। क्यू पी हमारे काम की, एल एल डैश भी है कॉर्ड है लेकिन हमारे काम की फिलहाल नहीं है, हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो क्यू पी और डी ओ ये दो कॉर्ड्स हमने डिराइव की, इसमें ये दोनों एक दूसरे को कट करती हैं और एक दूसरे को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई सेम रहता है, मींस क्यू एन मल्टीप्लाई बाय एन पी इज इक्वल टू ओ एन मल्टीप्लाई बाय एन डी, ठीक है, ये सेम रहता है। बस ये जो प्रॉपर्टी है सर्कल की इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो करते हैं। तो व्हाट इज दैट कंडीशन, एन पी मल्टीप्लाई बाय एन क्यू दिस इक्वल टू एन ओ मल्टीप्लाई बाय एन डी, वेयर व्हाट इज एन ओ, एन ओ तो डी डी एन है, एन ओ तो एन ओ को हम डी एन लिख देते हैं, और एन डी क्या है, एन डी तो पूरी ट्वाइस ऑफ आर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, ट्वाइस ऑफ आर में से इतना कम 2r माइनस डी एन डी इज 2r माइनस डी एन। अच्छा अगेन एन पी क्या है और एन क्यू क्या है, दिस इज आर एन, तो आर एन मल्टीप्लाई बाय आर एन, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करें, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, 2r डी एन इंटू माइनस डी एन स्क्वायर,
अगेन ये dn तो बहुत छोटा है r के रेस्पेक्ट में, ये बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज्यादा छोटी होगी, 0.1 का स्क्वायर 0.01, ठीक। तो dn स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे हटा दिया, तो ये बना rn स्क्वायर इक्वल टू 2r/dn। So what is dn? dn is rn square divided by twice of r। बस rn की वैल्यू मेजर करो और रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करो, डिवाइड कर दो, आगे dn। एंड देन हमारे पास पहले से कंडीशन है कि ट्वाइस ऑफ dn की वैल्यू क्या हो, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज ट्वाइस ऑफ dn was equal to 2 mu dn, it was equal to n minus half lambda, ठीक है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू रखी है, म्यू इज 1 फॉर एयर फिल्म, तो dn will be n minus half lambda divided by 2 और सिंपली 2 म्यू अगर कोई मीडियम है यहाँ पर। और डार्क फ्रिंज के लिए ट्वाइस ऑफ dn इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक, और dn इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, ठीक है। और अगर कोई मीडियम है तो सिंपली यहाँ पर म्यू आ जाएगा। सो दीज आर टू कंडीशंस, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर किसी को? अगर है तो पूछो। ज्योमेट्री है ये। अच्छा, अगर प्रॉब्लम नहीं है देन हम dn की बात कर रहे थे, ठीक। ये तो पहले वाली कंडीशंस थी। अब dn में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। dn की वैल्यू थी rn स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो कंडीशन बनेगी यहाँ dn की जगह पे rn स्क्वायर बाय 2r, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 म्यू। हम केवल डार्क फ्रिंज की बात करते हैं, ब्राइट फ्रिंज की फिलहाल नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर कर लेंगे। तो डार्क फ्रिंज की हमने बात की, तो डार्क फ्रिंज के लिए rn स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 म्यू। इससे rn की वैल्यू फाइंड करें अगर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ n r लैम्डा बाय म्यू। r is radius of curvature, lambda is wavelength of light and mu is the refractive index। और डायमीटर क्या होगा इस रिंग का? ट्वाइस इसका डबल। तो न्यूटन्स रिंग में जो डार्क रिंग होती है उसका डायमीटर इतना होता है। और अगर ये n, यहाँ तो सिंपली n था, n की जगह पे n माइनस हाफ रख देंगे तो ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन ये हो जाएगी, ठीक है। अगर एयर की बात करें तो म्यू को हटा देते हैं। सो दिस इज द कंडीशन, dn इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ n r लैम्डा डार्क रिंग के लिए। अब हम आगे डार्क रिंग की ही बात करेंगे क्योंकि इसका एक्सप्रेशन थोड़ा आसान है, इसमें n माइनस हाफ लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं, इसे नहीं लिखते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ए गिवन सेटअप r इज फिक्स्ड एंड लैम्डा इज फिक्स्ड, n चेंज होता है। तो पहली वाली रिंग के लिए n इक्वल टू 1, दूसरी के लिए n इक्वल टू 2। इसका मतलब जो न्यूटन्स रिंग है इनके डायमीटर्स नेचुरल नंबर्स के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर ऐसा करें, r और लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, n की वैल्यू चेंज करें तो किसी कुछ पूछना है? अच्छा, टाइम हो गया अच्छा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा स्टेमिना बचा हो तो हम कंप्लीट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या सर होमवर्क सबमिट करा ओके ओके सर ओके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ये न्यूटन दोबारा भी करेंगे। ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं यहाँ से आगे। और जो भी क्लियर ना हो एक बार दोबारा देखना, इसे बुक में भी देखना और क्वेश्चंस को नोट करके रखना, ठीक है। और आते ही सबसे पहले फायर कर देना, ओके। चलो, थैंक यू सर। Thank you, sir.